नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को भगवान जगन्नाथ के वापसी रथ यात्रा पूजन में शामिल होने के दौरान मंत्री चंपाई सोरेन ने ये घोषणा की। मंत्री चंपाई सोरेन आदित्यपुर इच्छापुर दुर्गा पूजा मैदान मंदिर में बने मौसीबाड़ी में माथा टेकने पहुंचे। यहाँ इन्होंने भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना की। वापसी रथ यात्रा पूजन में शरीक होने पहुंचे मंत्री चंपाई सोरेन का आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं श्री श्री जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को वापसी रथ यात्रा पूजन के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। वर्ष में एक बार महाप्रभु अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों के बीच दर्शन देने आते हैं। भक्तों की भगवान जगन्नाथ में गहरी आस्था है। इच्छापुर मौसीबाड़ी में पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री चंपाई सोरेन रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर परिसर में बन रहे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आकर्षक मंदिर के मॉडल स्वरूप चित्र का अवलोकन करते हुए यथाशीघ्र मंदिर बनाने की घोषणा की। साल में एक बार भगवान को याद करते हैं, समय समय पे देवी देवता को भी याद करते हैं, अपना मान को हर समाज के लिए सोच से अच्छा काम करने के लिए अपना क्षेत्र से लेके प्रदेश देश के लिए हम लोग अच्छा सोच अच्छा काम मानव जीवन में सही मार्गदर्शन देने का हम लोग काम करें। यही हम प्रभु जगन्नाथ से आपके आशीर्वाद की हम लोग लें। वहीं राजधानी रांची स्थित मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अपनी समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। सोमवार को राजभवन घेराव कार्यक्रम के तहत सहायक पुलिसकर्मी जैसे ही राजभवन के लिए निकले तो उन्हें मोराबादी मैदान के टीओपी के पास प्रशासन ने रोक दिया। सहायक पुलिसकर्मियों को जब यहां रोका गया तो विरोध में सभी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहायक पुलिसकर्मियों ने कई बार बैरिकेडिंग को ढकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सहायक पुलिसकर्मियों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेराव के लिए अड़े थे। पुलिसकर्मी के प्रतिनिधि विवेकानंद ने इस दौरान अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वे लोग लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार की कान में अभी तक जूं भी नहीं रेंग रही है। फिलहाल सभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि राज्य के सहायक पुलिस अपनी मांगों को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। आंदोलनरत राज्य के 1600 सहायक पुलिसकर्मियों ने 8 जुलाई को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। भविष्य की क्षति हम लोग के मुआ के जान लेंगे और हम चाह रहे हैं कि अब हम मरिए जाएंगे हुए बेहतर रहेगा। अब हम 4 महीने से मजदूरी रोकने का कौन अधिकार दे दिया है? हम जब 4 महीने ड्यूटी किए हैं 24 घंटा तो 10,000 से वंचित काहे किया जा रहा है? अब फोन करते हैं, अच्छा देखते हैं। अरे भाई आपके कलम में ताकत है, मजदूरी काहे रोक के रखे हैं आप? तो कौन संवेदनशीलता है, सकारात्मकता है? केवल गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारे गांव गरीब की आवाज को दबाने के लिए यह षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आपको रोकना है, पहला दिन रोक दिए, दूसरा दिन रोक रहे हैं और बार अगर देखते हैं कि कौन रुकता है नहीं रुकता है। हम तो जाएंगे, हम जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। वहीं रांची में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना में शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया।
दरअसल सरायकेला जिले से तमाड़ आए बारातियों से भरी बस 11,000 वोल्ट बिजली की तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस की छत पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कुचई के बारूहातू गांव में बारात तमाड़ के चोगा गुट्टू जा रही थी। गांव में प्रवेश करने से पहले ही बस 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गई। करंट लगने से बस की छत पर बैठे 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करंट बस में फैलने से 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रिम्स में इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। बिजली के करंट की चपेट में आते ही बस की छत पर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए कुछ लोग बस से कूदने लगे, जिससे वे भी घायल हो गए। बस में कुल 50 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से कई लोगों को अंदर जगह नहीं मिलने के कारण छत पर बैठना पड़ा था। इस घटना के बाद शादी की खुशियों का माहौल गम में बदल गया। दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर चर्चा की और तय किया कि शादी को रोका नहीं जाना चाहिए। किसी तरह से शादी की रस्में पूरी की गई, लेकिन ये खुशी भरा माहौल भारी दुख के साए में बदल गया। बारूहातू से चोगा गुट्टू बारात हम लोग आ रहे थे। उसी गांव के बीच इधर ही थोड़ा सा था, उसी में बास के ऊपर में चढ़े थे ना, वो लोग सब करंट हो गया, करंट से गिर गया और घायलों को अस्पताल तमाड़ लेके आए। 3 आदमी डेथ हो गया और 5 आदमी रांची रिपेयर कर दिए। वहीं झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी, जोनल आईजी शामिल हुए। डीजीपी ने मुहर्रम और सावन माह में विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। खासकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने को कहा। वहीं सभी धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग करने, सांप्रदायिक रूप से ठेस पहुंचाने वाले गाने न बजाए जाए, इस पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने बिजली की तार की चपेट में आकर कोई दुर्घटना न हो, इस पर विशेष निगरानी रखने और पुलिस मुख्यालय स्तर से प्राप्त बलों की प्रतिनियुक्ति करने संबंधी जानकारी ली। आगामी पर्व त्योहार को लेकर सीआरपीएफ की 6 कंपनी संवेदन जिले रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा में अतिरिक्त कंपनियां दी गई है। रैपिड एक्शन पुलिस की भी तैनाती की गई है। मुहर्रम पर्व पर जो विधि व्यवस्था की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हेतु की गई थी। इसके साथ ही साथ आगामी दिनों में श्रावणी मेला भी प्रारंभ होने वाला है। देवघर, दुमका और अन्य झारखंड के सभी जिलों में इसकी तैयारियां हो रही है। तो इससे संबंधित जिला स्तर पर जो तैयारियां की जा रही है, विधि व्यवस्था से संबंधित, भीड़ भाड़ के प्रबंधन से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित, तो इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा की गई और बैठक में मुख्य रूप से एडीजी अभियान, आईजी विशेष शाखा और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया मुख्यालय स्तर से और फील्ड से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी, जोनल आईजीज़ के द्वारा उनके स्तर से जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में पुलिस महानिदेशक महोदय का अवगत कराया और उनकी तैयारियों की समीक्षा के बाद जो है उन्हें विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए गए। खासकर मुहर्रम पर्व को देखते हुए जिला स्तर पर जो निरोधात्मक कार्रवाई अभी तक की गई है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध या वैसे तत्व जो कि पूर्व में सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या विधि व्यवस्था को बाधित करने में जिनकी भूमिका रही है, वह उनके विरुद्ध क्या निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, इसके संबंध में समीक्षा की गई। सांसद बनने के बाद सोमवार को पहली बार मनोहरपुर पहुंची जोभा मांझी का झामुमो के वरिष्ठ नेता सह जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। वहीं मनोहरपुर फॉरेस्ट नाका चौक पहुंचने पर इंडी गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंटकर उन्हें जीत की बधाई दी, साथ ही नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद सांसद जोभा मांझी का काफिला मनोहरपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय विद्यालय मणिपुर पहुंचा। यहां उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया।
इसके बाद जोभा मांझी विद्यालय में आयोजित उन्नति का पहिया साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मनोहरपुर प्रखंड के 60 विद्यालयों के 1600 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए जोभा मांझी ने कहा कि उन्नति का पहिया सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में आने जाने हेतु उन्हें साइकिल प्रदान किया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभा सके। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव, बीडीओ शक्ति कुंज, कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र बाढ़ा, झामुमो नेता जगत मांझी समेत शिक्षा कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं सांसद जोभा मांझी के स्वागत कार्यक्रम में झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान के बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से लोग बीएसएनएल का रुख करने लगे हैं। बीएसएनएल के सिम खरीदने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। वहीं जियो और एयरटेल ग्राहक तेजी से अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। इसके साथ ही ग्राहकों का केवाईसी भी किया जा रहा है। अचानक से ग्राहकों के बढ़ने से बीएसएनएल ने भी बेहतर सेवा प्रदान करने को लेकर कमर कस लिया है। बीएसएनएल के चक्रधरपुर एसडीओटी रंजीत महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य निजी कंपनियों के रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बीएसएनएल की सिम की बिक्री बढ़ गई है। इसके साथ साथ सिम को बीएसएनएल में पोर्ट भी लोग करा रहे हैं। औसतन रोजाना 100 सिम की बिक्री हो रही है और 50 से ज्यादा लोग अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। बीएसएनएल के पूरे जमशेदपुर मंडल की बात की जाए तो पहले जहां 100 सिम की बिक्री रोजाना होती थी, वहीं अब 700 बीएसएनएल सिम की बिक्री हो रही है। दूसरे टेलीकॉम कंपनी की तुलना में बीएसएनएल की कम कीमत के रिचार्ज प्लान के कारण ग्राहक बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं। सिम खरीदने और पोर्ट करने वालों में ज्यादा संख्या ग्रामीणों की है। कुछ साल पहले बीएसएनएल की सेवा में कुछ परेशानी ग्राहकों को जरूर उठानी पड़ती थी, लेकिन आज काफी हद तक बीएसएनएल की सेवा में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि चक्रधरपुर अनुमंडल में तकरीबन 90 4G टावर बीएसएनएल के लगाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर टावर सुदूरवर्ती पहाड़ी जंगल नक्सल प्रभावित इलाकों में लगेंगे। कार्य प्रगति पर है और 2 महीने के अंदर सभी टावर से लोगों को बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मिलने लगेगा। ये सभी टावर 5G रेडी टावर है। आने वाले समय में 5G सेवा शुरू होने के बाद टावर से 5G नेटवर्क भी मिलेगा। अभी वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं जो बाकी प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बीएसएनएल अपना यथास्थिति बनाए हुए हैं और लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है इस वक्त में। और बहुत सारे लोग अभी दूसरे प्राइवेट ऑपरेटर से बीएसएनएल की ओर पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा नए सिम की बिक्री भी काफ़ी बढ़ी है फिलहाल हाल के दिनों में। और हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करें मोबाइल के क्षेत्र में। ये 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पूरे पश्चिम सिंहभूम में करीब 90 नए टावर लगाए जा रहे हैं और सभी 4G टावर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ 4G से लैस होंगे और शायद ही जंगल का कोई कोना बचेगा इस टावर चालू होने के बाद जहां बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं होगा। ये प्राथमिकता अभी ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी इसका अपग्रेडेशन का काम चालू हो चुका है, जहाँ पे कि टावर को अभी 2G 3G से 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को रांची हेहल स्थित अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहां आए हैं उनमें भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं सिर्फ बल्कि इसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और रांची वासी शामिल है। ये वो लोग हैं जो आज झारखंड में चल रहे भ्रष्ट निकम्मी लुटेरी जेएमएम कांग्रेस की सरकार और इसके भ्रष्ट अधिकारियों के रवैये से बहुत बुरी तरीके से परेशान है। एक गरीब व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए अंचल कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता। ठीक इसके उल्टे अगर आपकी जेब में मोटा पैसा हो, मोटा चढ़ावा हो, तो उन कार्यालय में आपका हर तरह का प्रमाण पत्र, चाहे वह जाति आवासीय आय का प्रमाण पत्र हो, आपकी खुद के जमीन का दाखिल खारिज का मामला हो, उसे तुरंत कर दिया जाता है।
इससे ये समझा जा सकता है कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है। मंसूरन है मंसूरन मुर्दाबाद, है मंसूरन मुर्दाबाद। अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर में बेहद अंचल कार्यालय का घेराव किया। दरअसल ऐसा है कि आप देखिए कि आज के समय में अंचल का जो कार्यालय झारखंड में है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का, जनता को लूटने का, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को ठगने का, उनको हरास करने का एक माध्यम, एक कार्यालय बन बैठा है। अंचल कार्यालय को लोगों की सहायता के लिए होना चाहिए, लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है कि लगातार लोग हम लोगों तक संपर्क करते हैं कि भैया हमको जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में उनको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अंचल कार्यालय में लगातार ऐसे लोगों को, छात्रों को, युवाओं को दौड़ाया जाता है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट बनाने में देरी किया जाता है। और ठीक इसके उल्टा अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर आता है तो उसके काम को तुरंत कर दिया जाता है। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा ये रैकेट, एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इसके विरोध में युवा मोर्चा लगातार जितने भी अंचल कार्यालय है उनकी कार्य पद्धति न सुधर जाए तब तक आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जगाने का काम कर रहा है कि आपको सुधरना होगा और हर हाल में जनता के हितों के लिए आपको काम करना होगा। इधर सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 17 जुलाई को मोहर्रम जुलूस निकाला जाएगा। इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। चांडिल अनुमंडल अधिकारी शुभ्रा रानी सरकार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र से निकलने वाले जुलूस के रूट चार्ट को तैयार करते हुए संबंधित सड़क मार्गों पर नो एंट्री लगाने का भी निर्णय लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडी, तिरुडी व कपाली क्षेत्र से मुहर्रम अखाड़ा समिति जुलूस निकालेंगे। इसमें कपाली ओपी क्षेत्र में 16 और 17 को जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलूस में शांति व्यवस्था बहाल रखने पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। चांडिल बाजार मुख्य सड़क पर नो एंट्री रहेगी। मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान क्षेत्र में बारी बारी से विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी। वहीं जुलूस के रूट पर एम्बुलेंस, मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। एसडीओ ने आम लोगों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था के बीच में मुहर्रम जुलूस संपन्न कराएं। समिति का बैठक रखे थे 17 को, जो मुहर्रम है उसी का लेकर के कि हमारे यहाँ कितनी अखाड़ा है। तो पता चला है हम लोगों को कि हमारे यहाँ नीमडी में, आपका चांडिल में, कपाली में, ईचागढ़ में और तिरुडी में चौड़ा में अखाड़ा है जहाँ से जुलूस निकलेगा। तो उसी को लेकर के हम लोगों का जुलूस अच्छे से निकल जाए, शांति व्यवस्था बहाल रहे और पूरे भाईचारा के साथ हमारा जो त्यौहार है वो पूर्ण हो, इसी को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया। इन लोग के द्वारा बताया गया है कि अभी कपाली के द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 2 दिन निकलेगा, 16 और 17 को। तो वो हमको रिपोर्ट हम लोगों को करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने, क्योंकि जिस समय जुलूस निकलता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि उनका झंडा रहता है जो काफ़ी ऊंचा रहता है, तो उसको लेकर के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है उस समय तक के लिए हम लोग उसको काट के रखेंगे ताकि किसी भी तरीके का अनहोनी घटना ना हो। हमारे जो डॉक्टर हैं उनको भी बोला गया है कि वो मेडिकल का अपना टीम, एम्बुलेंस और मेडिकल किट सब थाना के साथ कोऑर्डिनेट करके रखेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है या कोई ज़रूरत पड़ता है तो वो तुरंत हम लोग उस पर कोई रिस्पॉन्स। वहीं जमशेदपुर के भुयाडी तथा ह्यूमपाइप इलाके में नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में बसे तकरीबन 170 घरों को तोड़े जाने का सरकारी नोटिस जारी किया गया है। इसके विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी के बैनर तले स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार बेघरों को बसाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर तोड़ने का नोटिस थमाया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आदेश अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आगे पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। बता दें कि भुयाडी स्थित कल्याण नगर, इंदिरा नगर और छायानगर सहित आसपास के करीब 150 से अधिक घरों को तोड़े जाने के लिए अंचल कार्यालय द्वारा GPLE का नोटिस दिया गया है। 6 जुलाई को जारी नोटिस में सभी को निर्देश दिया गया है कि वे 14 दिनों के अंदर अपने घरों को खाली कर दें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि 20 जुलाई तक वे जवाब दें कि क्यों नहीं उनके घरों को तोड़ा जाए।
अपना नोटिस वापस लो, अपना नोटिस वापस लो। गरीब बच्चा जिंदाबाद, गरीब बच्चा, हमारी मांगे पूरी करो, अपना नोटिस वापस लो, अपना नोटिस वापस लो। गरीब बच्चा जिंदाबाद। हम लोग रह रहे हैं 40 साल से बसा के हम लोग गुजार रहे हैं। हम लोग को नोटिस दिया गया है कि 18 तारीख के 20 तारीख का घर क्या खाली कर दीजिए। वो खाली करने का नहीं करिएगा तो ऊपर से डोजर जाएगा, जो भी होगा कल पर होगा मीटिंग को। उसके बाद में हम लोग लाइन भी दिया, बिल भी दिया, सब देके बसाया जा रहा है, रोड भी बना दिए, सब चीज करके हम लोग को बसा दिए हैं। बसाने के बाद में क्यों हम लोग का खाली करा रहे हैं? हमको मांग चाहिए। नदी किनारे जितने नदी किनारे जो इलाके बसे हुए हैं, देवनगर हो गया या फिर लाल भट्टा हो गया, इंदिरा नगर हो गया, छाया नगर हो गया, सभी इलाकों में 150 से लगभग 170 घरों का नोटिस आया है घर तोड़ने के लिए। तो हमारी मांग हम यहाँ पे डीसी ऑफिस में लेकर आए हैं कि हमारे जितने भी बैंक के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं, कोई एक सिंगल घर भी नहीं टूटना चाहिए, एक घर का ईंट भी नहीं बिखरना चाहिए। सरकार से हम अपनी मांग रखने आए हैं कि अगर सरकार ये नोटिस वापस नहीं लेता है, हमारी मांगे पूरी नहीं करता है, तो हम अभी बस नोटिस देने आए हैं। इसके बाद हम उग्र तरीके से सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना अंतर्गत 1 नंबर मुख्य सड़क के समीप सोमवार को विष्णुपाल के होटल में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घुस गया। इस दुर्घटना में होटल का एक कर्मचारी संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं चालक को भी काफी चोटें आई है। घटना दोपहर 1:15 के आसपास की है, जहां मुसाबनी 3 नंबर की ओर से एक ट्रैक्टर घाटशिला की ओर जा रहा था। तभी मुसाबनी 1 नंबर बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क की बाईं ओर सड़क किनारे लगे लोहे के पिल्लर और विशाल वट वृक्ष से टकराते हुए पाल होटल में घुस गया। इस दुर्घटना में होटल के बाहर खड़ी 4 बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी थी कि ट्रैक्टर होटल के सामने रखे 4 फीट के काउंटर के ऊपर चढ़ गया। घटना के वक्त होटल में काफी संख्या में ग्राहक और होटल मालिक के अलावे कर्मचारी मौजूद थे। घटना में होटल में काम कर रहे संतोष कुमार नामक कर्मचारी पूरी तरह से ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और दब गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस दौरान ट्रैक्टर का चालक भी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर बेहोश हो गया। उसे भी लोगों ने बाहर निकाला और ऑटो से अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही मुसाबनी थाना प्रभारी रजनीश आनंद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान होटल मालिक और क्षतिग्रस्त बाइक के मालिकों ने मुआवजे की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जमी भीड़ को हटवाया और एक अन्य ट्रैक्टर को मंगाकर उसकी सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को खींचकर बाहर निकलवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है और थाना ले गई है। नाश्ता के लिए हम लोग कुर्सी पर बैठ गया, नाश्ता भी किया, प्याजी खाया, प्याजी खाने के बाद चाय मंगाया, चाय पी रहा, चाय पी के ख़त्म किया था। इतना में इधर एक तो गाड़ी जैसे हमारा आवाज़ आया तो हम लोग पीछे थोड़ा सा हट गया। इतना में 1 सेकंड में गाड़ी घुस गया होटल में। कितना लोग घायल हुआ उसमें? इसमें एक आदमी का पैर दब गया, काफ़ी मदद से, लोगों का मदद से ही उसको बचाया गया, गाड़ी को हटाया गया, लोगों का ही दब रहा है और बाकी बल बच गया। ड्राइवर को भी चोट लगा है? गाड़ी कम से कम 4 गाड़ी खत्म हो गया। हम लोगों का सबसे जो नीचे दबा हुआ था वो ये हम लोगों का गाड़ी था। क्या जानकारी मिली? ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है और जानकारी का तो हम खुद मौजूद थे, मेरे सामने में हुआ है दुर्घटना। हम बगल में बैठ के वहाँ पर गैरेज में बैठे हुए थे। अचानक गाड़ी उधर से आया स्पीड से। जब स्पीड से आया तो उधर से तो बाइक वाला आ रहा था, तो बाइक वाला को बचाने का चक्कर में डायरेक्ट वहाँ पर घुसा दिया। अब ड्राइवर तो नशा में थे या नहीं इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला। ड्राइवर तो बेहोश हो गया, उसका स्टीयरिंग से दब गया हो। जमशेदपुर के बिरसा नगर में चोरों की वजह से अब आम लोगों की जान संकट में पड़ रही है। इनका करामात ऐसा है कि घर दुकान तो छोड़िए, अब ये 20 सड़क के नाले में लगे जाली को भी उखाड़ कर ले जा रहे हैं। ये स्थिति बनी है बिरसा नगर जोन नंबर 3 रमणी काली मंदिर के समीप।
यहाँ जेएनएससी की ओर से लोहे की जाली लगाई गई थी ताकि समय समय पर नाली की सफाई की जा सके और लोग आसानी से आवागमन कर सके। इस रास्ते से ही प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा और आधे से ज्यादा लोहे की जाली को चोरी कर ले गए। इसके बाद से ये सड़क जानलेवा बन गई है। सड़क से जाली हट जाने के कारण आए दिन कई बड़े वाहन या तो नाली में फंस जा रहे हैं या फिर दो पहिया वाहन गिर जा रहे हैं, जिससे अब तक 50 से ज्यादा लोग चोटिल हो चुके हैं। ये सिलसिला लगातार 2 सप्ताह से ज्यादा समय से चल रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं रात में ही हो रही है। वहीं आधी रोड कट जाने से निरंतर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आपको बता दें कि सड़क से होकर हजारों लोग रमनी फ्लैट, विजया गार्डन, मोहर्दा, आस्था सिटी और बारेडी मर्सी अस्पताल की ओर रोजाना आना जाना करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बारे में जेएनएससी को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या विभाग के लोग ले गया कि क्या हुआ? इसमें चोरी हो गया, चोर ले गया। कितना दिन से ऐसा है? हो गया, हफ्ता भर हो गया। तो आने जाने को बहुत दिक्कत होता होगा? हो रहा, बहुत आदमी घुस जा रहा है, वहाँ गिर जा रहा है। बहुत जन को चोट लगा इसमें। लगा। तो जेएनएससी को खबर की है? जेएनएससी उस दिन आया था, सफाई किया, देखता किया, लेकिन कोई जाली नहीं लगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में व्याप्त अनियमितता को लेकर सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला परिषद उपाध्यक्ष के नेतृत्व में डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या को दूर करने की मांग की गई। इन लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इनकी 8 सूत्री मांगों में बताया गया है कि जलापूर्ति योजना के तहत 21 पंचायत के लगभग 22,000 घरों में पानी देना था। 137 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जलापूर्ति योजना का शिलान्यास जुलाई 2015 में किया गया था। इसे 2018 में पूरा करना था, मगर 7 वर्षों के बाद भी योजना अपूर्ण है। पेयजल विभाग एवं ठेका कंपनी IFLS की मिलीभगत से ठेका कंपनी की अपूर्ण योजना पर लगभग 85% राशि का भुगतान कर दिया गया। आंदोलन के पश्चात कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। इसके बावजूद विभाग के द्वारा रिकवरी की प्रक्रिया नहीं की गई। कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने के उपरांत विभाग द्वारा बचे हुए घरों में पाइपलाइन एक्सटेंशन कार्य हेतु श्री कुंज इंटरप्राइजेस को कार्य आवंटित किया गया, जो लगभग 5 करोड़ रुपए का है, मगर 18 महीना होने के उपरांत भी कार्य पूरा नहीं हुआ। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अंतर्गत मुख्य लाइन और ब्रांच लाइन में सैकड़ों जगह लीकेज है, जिसे दुरुस्त करने, मेन पाइपलाइन में कम से कम 5 स्थानों में वाल्व की व्यवस्था करने, ताकि मेंटेनेंस के वक्त पूरे 21 पंचायत में जलापूर्ति बंद न हो। छूटे हुए घरों में पानी की व्यवस्था करवाने, पानी के लिए शुल्क निर्धारण किए जाने, स्थानीय प्लम्बरों को ID कार्ड देने की मांग की गई है, ताकि चिन्हित प्लम्बर ही पाइपलाइन का मेंटेनेंस कर सके। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने बताया कि अगर समय रहते जलापूर्ति योजना की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की गई तो पूरा क्षेत्र गंभीर जल संकट से गुजरेगा। उन्होंने जलापूर्ति योजना के संचालन का जिम्मा टाटा स्टील UISL को देने की मांग की है। हम लोग जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। जो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है, जिससे 21 पंचायतों के लगभग 22,000 घरों में पानी की सप्लाई होती है, ये जलापूर्ति योजना ढाक का 3 पात साबित हो रही है मात्र 2 वर्षों के अंदर ही। अभी 10 दिन का नोटिस विभाग के द्वारा दे दिया गया है कि 10 दिन से आपूर्ति नहीं होगी, और जगह जगह मुख्य पाइपलाइन में लीकेज रह रहा है। और अन्य हमारी मांगे हैं कि अगर एक पंचायत में आपको मेंटेनेंस करना है एक क्षेत्र में, तो वहाँ पे वाल्व होना चाहिए, लेकिन बिना वाल्व का ये लोग पूरा 22 पंचायत में जलापूर्ति ठप किए हुए हैं। और हम लोगों की 8 सूत्री मांग है कि जो कंपनी ब्लैकलिस्ट करके कुंज इंटरप्राइजेस को टेंडर दिया गया 5 करोड़ का, जिसकी समय अवधि समाप्त हो गई है काम करने का, लेकिन वो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है। प्रशासन को बार बार जिला परिषद का बैठक में पंचायत प्रतिनिधि बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो काम ही नहीं शुरू किया है। उसकी अवधि भी खत्म हो गई है। 5 करोड़ का टेंडर लेके वो बोकारो का पार्टी है सोया हुआ है, और यहाँ पे जनता तराह रही है। विभाग मनमानी तरीके से बोल दे रहा है कि 10 दिन आपके यहाँ पानी नहीं आएगा तो कुछ व्यवस्था कीजिए। हम लोग 22,000 लोग पिछले 3 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण परेशान हैं। तो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के में जो अनियमितता है, हम लोग डीसी महोदय से मिलकर ज्ञापन बनाए हैं, उनको दे रहे हैं। सारे पंचायत प्रतिनिधि, ब्लॉक के उप प्रमुख हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, और बहुत सारे लोगों का हम लोग का सपोर्ट है। आज नहीं आ पाए,
हम लोग ये लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम लोग जिस उपायुक्त को देते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, 6 महीना में कार्यपालक अभियंता बदल जाते हैं। तो यह 2 साल से हम लोग ज्ञापन दे के परेशान हैं। इस बार अगर हम लोगों को मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।